बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इरफान मजीद और आप देख रहे हैं अखुवा टीवी। मैं अपनी तमाम टीम को मुबारकबाद दूंगा कि इतने थ्रेट आने के बावजूद हमारी टीम हक और सच पे बात करने के लिए आज भी खड़ी है। और सबसे पहले गुजारिश है उन तमाम दोस्तों से, मेंबरान से, सामीन से कि हमारी इस वीडियो को आप हमारे यूट्यूब और फेसबुक पर भी देख सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने इस चैनल का आगाज़ कोऑपरेटिव लॉज़ के ऊपर बात करने के लिए बनाया है। इस कोऑपरेटिव लॉज़ के अंदर जो फ्लॉज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं लोग फेस कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि पब्लिक अपनी आवाज़ हमारे ज़रिए ऐवान बाला तक पहुँचाए। और हमारी जो ये कोशिश है वो अल्हम्दुलिल्लाह 100% कामयाबी की तरफ जा रही है। पिछली वीडियोस में हमने लोगों से बात इसी कोऑपरेटिव लॉ पे बात की और हमने स्पेशली बात की फेडरल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के ऊपर। जैसा कि तमाम दोस्तों को मालूम है कि फेडरल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अंदर अरबों रुपए की एम्बेज़लमेंट हो चुकी है। कुछ इदारों के अंदर केसेस चल रहे हैं, कुछ पब्लिक सफ़र कर रही है, लेकिन लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा। तो हमारी इस चैनल की जो कोशिश है कि लोगों को इंसाफ मिले, हमारी इस कोशिश में कितनी कामयाबी है वो लोगों के कमेंट्स और लाइक्स और हमारी वीडियोस जिन लोगों के तक शेयर हो रही है उसी से बखूबी अंदाज़ा हो रहा है। तो तमाम दोस्तों का भी शुक्रगुजार हूँ कि हमारी वीडियोस जो हैं वो हज़ारों की तादाद में लोग देख रहे हैं और महसूस हो रहा है कि हमारी आवाज़ और उनकी आवाज़ एक ही है। जो लोग आवाज़ बनना चाहते हैं वो हमारा चैनल उनकी नुमाइंदगी कर रहा है। आज हम बात करेंगे इस इलेक्शन के ऊपर। यहाँ पे जो सदारती उम्मीदवार थे तकरीबन उनकी जो तादाद है वो 15 है। जब इस इंटरम ऑर्डर के ऊपर अलबदर इनकलाब के जो कैंडिडेट्स हैं, मिर्ज़ा इकबाल साहब, वाजिद शाही साहब, खालिद साहब, मलिक इखलाक साहब और मुख्तलिफ जो कैंडिडेट्स हैं, जब इनको ये कंप्लीट यकीन हो गया कि हम लोग डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे तो इन्होंने एक और चाल खेली। एक वकील हैं जिनका नाम है एडवोकेट नदीम कियानी साहब, क्योंकि वो भी डिस्क्वालीफाई लोगों में हैं। वो जब पहली दफ़ा पेपर जमा हुए तो उनके डिस्क्वालीफाई हो गए थे। तो इन्होंने एक हाई कोर्ट में मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में एक केस दायर किया, जिसकी पहली हियरिंग जो थी वो 30 मई को थी। इनका मौक़िफ़ है कि ये सोसाइटी के एम्प्लॉई नहीं थे, सिर्फ सोसाइटी के जो केस थे वो केस टू केस लेते थे। लेकिन हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये पौने 2 साल तक सोसाइटी से तनख्वाह लेते रहे, सोसाइटी के मामलात के अंदर पूरी तरह इंटरफेयर करते थे। ये सोसाइटी के जो पिछली मैनेजमेंट थी उनके वकील रहे हैं। इन्होंने लाखों नहीं करोड़ों रुपए सोसाइटी से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हासिल किए। आज इन्होंने केस दायर किया है कि मुझे डिस्क्वालीफाई क्यों किया गया। हैरानगी ये बात है कि जैसे मिर्ज़ा इकबाल साहब ने डीजी कोऑपरेटिव के ऑफिस में झूठ बोला कि उनका ऐसे बिल्डर्स के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ऐसे बिल्डर्स जो है वो उसके ये कोई पार्टनर नहीं है। जब ऐसे बिल्डर्स का एक एग्रीमेंट्स डीजी कोऑपरेटिव के हाउस में पेश कर दिया गया कि इसके 4 जो है वो पार्टनर हैं, तो मिर्ज़ा इकबाल साहब ने कोर्ट के ज़रिए उस एग्रीमेंट को ही जाली करार दे दिया गया। आज दूसरे उनके जो रिलेटिव हैं राजा नदीम कियानी साहब, आज उन्होंने भी झूठ की जो है वो इंतहा कर दी। आज तक सोसाइटी के पैनल पे थे, सिर्फ अपनी और मिर्ज़ा इकबाल साहब की और बाकी अफराद की एम्बेज़लमेंट उसको छुपाने के लिए ये किसी न किसी तरह इलेक्शन में जाना चाहते हैं, इलेक्शन विन करना चाहते हैं कि अगर ये लोग खुद आए तो ये अपनी एम्बेज़लमेंट को छुपा सकते हैं। अगर दूसरी पार्टी आएगी तो इनकी सर्वाइवल नहीं है। इन्होंने जो करप्शन सोसाइटी में की है वो सब सामने आ जाएगी। मिर्ज़ा इकबाल साहब जिन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की है, उनके सारे वो करतूत सामने आ जाएंगे और जो इनके साथ अफराद जुड़े अलबदर इनकलाब में वो सारे जो हैं वो कानून के कटहरे में आ जाएंगे। मेरा सवाल उन मेंबरान से है
जो इनके साथ वोटर और सपोर्टर की तरफ खड़े हैं कि मिर्ज़ा इकबाल साहब अगर वो डेवलपर या डीलर या लैंड प्रोवाइडर नहीं है तो आखिर क्या है। नदीम कियानी साहब जो 2.5-3 सालों से सोसाइटी के वकील हैं, वो वकालत करते करते आज उन्होंने भी डिनाई कर दिया है। नदीम कियानी साहब ने जब ये रिट फाइल की तो जस्टिस मोहसिन कियानी साहब ने कहा कि बाकी जितने जो कैंडिडेट्स हैं सदारत के उनको भी नोटिस किए जाएं। इसके लिए डेट कर दी गई 8 जुलाई की। आज 8 जुलाई है। जब आज सुबह दोबारा पेश हुए तो मोहतरम नदीम कियानी साहब भी वहाँ पे अपने वकला के साथ हाज़िर थे। लेकिन हमें इस चीज़ पे भी तहफ़्फ़ुज़ है कि मोहतरम नदीम कियानी साहब जो हैं उन्होंने वकला में से भी क्या इंतखाब किया। मोहसिन अख्तर कियानी साहब के चैम्बर के वकील को रखा कि उनको कोई ख़ास वहाँ से बेनिफिट मिले। अब तहफ़्फ़ुज़ात मेंबरान के वहीं पे हैं कि जब एक ही चैम्बर के जज साहब हों और वहाँ पे वकील भी उनके लिए जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात इस पे हैं, इस फ़ैसले पे भी हैं कि एक शख्स सोसाइटी के तनख्वाह ले रहा है। बाई लॉज में देखा जाए तो जो बंदा बेनिफिशरी है सोसाइटी में वो इलेक्शन कंडक्ट नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे भरमार है उन तमाम लोगों की। कोई डेवलपमेंट कर गया, कोई लैंड प्रोवाइडर था, डीलर है, वो इकट्ठे होकर इलेक्शन का हिस्सा लेते हैं। अब मेहमान को सोचना है कि आया हमने इनके हाथ में हाईजैक होना है या हमने कोई लोग लेके आए जो हमारे और हमारे मुस्तकबिल के लिए कुछ अच्छा काम करें। कल आज की जो हीयरिंग उस पर बात करते हैं कि आज की हीयरिंग में मोहसिन अख्तर कियानी सुबह पहला नंबर ही नदीम कियानी वर्सेस FECH या निजी कोऑपरेटिव था। तो मोहसिन अख्तर साहब ने जो लॉयर थे रजिस्ट्रार की तरफ से उनसे पूछा कि इलेक्शन कब हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें सर टाइम दिया जाए। इस दौरान हमारे लिए दोबारा टाइम रखा गया। हमारी दोबारा बारी आई 11:30 बजे। वहाँ पे मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जब दोबारा इसकी हीयरिंग स्टार्ट हुई तो मैडम ने कहा जो लॉयर थी रजिस्ट्रार की तरफ से कि भी हम इलेक्शन जो है वो 3-4 दिनों में अनाउंस कर देंगे डेट। इस पे जस्टिस साहब ने कहा कि भी जितने जो साथी उम्मीदवार हैं क्या वो कोर्ट के अंदर हाजिर हैं। तो वहाँ पे देखा कि सिर्फ 3 लोग जो हाजिर थे, बाकी जो नहीं थे। जस्टिस साहब ने कहा कि जितने बाकी कैंडिडेट्स हैं के इन सबको नोटिस किया जाए, कोर्ट की तरफ से नोटिस किया जाए और इनके नंबर लिए जाएं ताकि अगली हाज़िरी पे ये लोग सारे पेश हों। तो जस्टिस साहब ने इसके लिए जुमे की डेट दी यानी 10 जून। 10 जून तो वकला ने कहा कि हम मॉर्निंग में इसके लिए ना रखा जाए तो हमें जुमे के बाद टाइम दिया जाए। तो जस्टिस साहब ने कहा कि जो पहले पे आएंगे हम उनके भी कमेंट्स ले लेंगे और जो बाद में आएगा उसके भी ले लेंगे। तो वकला ने कहा कि सर इसको जल्दी फ़ैसला किया जाए क्योंकि इस केस में कोई जान नहीं है। जो सैलरी लेते थे नदीम कियानी साहब क्योंकि वैलिड पर्सन थे, उनका सारा रिकॉर्ड जो है वो चौधरी सईद साहब जो एक कैंडिडेट हैं सदारत के, उन्होंने जस्टिस साहब को रिसीव दिए हैं। उनके मुताबिक उसके ऊपर जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो बात उनके लगा दिया गया है। जो सैलरीज़ का रिकॉर्ड था वो भी तकरीबन दे दिया गया है और साथ जस्टिस साहब की तरफ से एक नोटिस ये भी करवाया गया है कि इस सैलरी का जितना रिकॉर्ड है वो मंगवाया जाए ताकि मेंबरान को ये पता चले कि हमारे साथ कौन फेयर है, कौन धोखा दे रहा है और कौन जो है वो हमारे लिए बेहतर है और कौन जो है हमारे लिए बुरा सोच रहा है। मैं आखिर में उन दोस्तों से जो हमेशा ये कहते हैं कि आप एक ग्रुप के साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ग्रुप ऐसा है जो पिछली मैनेजमेंट के लोग और नई कुछ लोग जो थे वो मिले और ये सारे डीलर हैं, डेवलपर हैं, इनके अरबों रुपए की एम्बेजलमेंट है। इनको पता है कि अगर ये लोग आएंगे तो इनकी बचत है। मेरी मेंबरान से भी दरख्वास्त है और इदारों से भी दरख्वास्त है कि ऐसे लोगों की अच्छी तरीके से स्क्रूटनी की जाए, इनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रखी जाए ताकि मेंबरान हमारा धोखा ना हो। मैं तमाम दोस्तों से दरख्वास्त करूँगा कि सब एक दूसरे का साथ दें, जहाँ तक हो सके एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को मशवरा दें, एक दूसरे को हक सच की बात की जो इन्फॉर्मेशन शेयर करें। हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा।
अल्लाह ताला हमें भी हक सच पे कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। दुआ में रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।